रिपोर्टिंग में जो भी रिमेनिंग क्लॉजेज हैं उसको एक बार खत्म करते हैं। सो कारों का अभी तक मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये हमारा आखिरी पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट 1 में कुछ अराउंड मैंने 5 क्लॉज डाले थे। क्लॉज 2 में मैं सॉरी पार्ट 2 में मैंने कुछ अराउंड 10 क्लॉज डाले थे। ठीक है, सो हमारा टोटल जो है 15 क्लॉजेस हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, रिवीजन हो चुका है और वो अपलोड भी हो चुका है। इस वाली वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा क्लॉज नंबर 16 से। ठीक है, इस वाली वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा क्लॉज नंबर 16 से। तो ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा और क्लॉज नंबर 16 की जो मैं हेडिंग डलवाता हूँ क्लास में, वो डलवाता हूँ एनबीएफसी। क्लॉज नंबर 16 की जो मैं हेडिंग डलवाता हूँ वो डलवाता हूँ एनबीएफसी। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्विकली इसको पढ़ते हैं। हमें ये चेक करना है वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर अंडर सेक्शन 45 IA। मतलब अगर कोई कंपनी एनबीएफसी जैसा एक्टिविटी करती है, मेरी बात सुनिएगा बहुत आराम से, अगर कोई कंपनी एनबीएफसी जैसा कोई एक्टिविटी करती है तो उसको एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो हमें पहला ये चेक करना है कि क्या वो एनबीएफसी जैसा काम तो नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्या उसको एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन तो नहीं चाहिए, और अगर ऐसा लगता है कि हाँ एनबीएफसी जैसा काम कर रही है तो क्या उसने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है कि नहीं किया है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमें ये चेक करना है कि क्या कोई कंपनी एनबीएफसी जैसा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और दूसरा अगर कर रही है तो क्या उसने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है कि नहीं किया है। दूसरा पॉइंट, क्या किसी कंपनी ने एनबीएफसी जैसी एक्टिविटी की विदाउट हैविंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो, पहला चीज में तो हम ये चेक कर रहे हैं क्या वो कंपनी एनबीएफसी जैसा एक्टिविटी कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरे पॉइंट में, अगर वो कर रही है तो क्या उसके पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, नहीं है तो हम रिपोर्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट में, क्या कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ठीक है, और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की कुछ क्राइटेरिया होती है, तो वो उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होती है। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होती है। तब तक लोड हो रहा है, मैं आपको तब तक बता दे रहा हूँ। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो एनबीएफसीज होती हैं जो अपना सिग्निफिकेंट अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करती है। मतलब नॉर्मल एनबीएफसीज क्या होती है, हाँ पैसा आया पैसा गया, पैसा आया पैसा गया। सीआईसी क्या करती है, अपना मेजोरिटी पैसा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट में डालती है। चलिए, मैं आप लोग के लिए सर्च भी कर रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार पढ़िए और देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग एक बार इसको पढ़िए एक बार। तो आप लोग को जो क्रक्स निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि ये अपने 90% ऑफ नेट एसेट ये इन्वेस्ट करते हैं। यही चीज मैं आपको बोल रहा था, 90% ये अपनी टोटल जो कैपिटल है, जिनके पास पैसा, ये इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से 60% पैसा ये इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। CIC is a special category of NBFC which is regulated by RBI। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक बेसिक चीज मिल गया होगा कि सीआईसी होता क्या है। तो थर्ड वाले केस में हम यही चेक कर रहे हैं कि अगर कोई एनबीएफसी सीआईसी है तो वो जो क्राइटेरिया है, जो भी क्राइटेरिया एग्जामिशन को लेकर, फॉर्मेलिटी को लेकर, वो क्राइटेरिया पूरी कर रही है कि नहीं कर रही है। और लास्ट पॉइंट, अगर एक ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी है, अगर एक ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी है तो आपको सिर्फ नंबर इंडिकेट करना है, नाम इंडिकेट नहीं करना है, सिर्फ आपको नंबर इंडिकेट करना है। मान लेते हैं मेरी मेरी ग्रुप है, ठीक है, और मेरे ग्रुप में कई सारे एनबीएफसी है, मेरे ग्रुप में कई सारे एनबीएफसीज हैं। तो आपको नाम नहीं बताना, आपको सिर्फ इंडिकेट करना है कि आपके ग्रुप में कितने कितने एनबीएफसीज ऐसे हैं जो सीआईसी हैं। आपके ग्रुप में कितने एनबीएफसीज ऐसे हैं जो सीआईसी हैं। फर्स्ट पॉइंट,
क्या आप एनबीएफसी जैसा काम कर रहे हो क्या? दूसरा पॉइंट, क्या आपने कोई एनबीएफसी की एक्टिविटी की विदाउट हैविंग अ वैलिड सर्टिफिकेट? तीसरा, क्या आप सीआईसी हो, और अगर आप सीआईसी हो तो क्या आप जो भी है, जो भी सारे क्राइटेरिया एग्जामिशन वगैरह ब्ला 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 वो सब फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और फोर्थ पॉइंट, क्या आपके ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी है? तो अगर एक से ज्यादा सीआईसी है तो आपको सिर्फ नंबर इंडिकेट करना है, नाम वगैरह इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक क्लॉज 16 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स दीजिएगा, ठीक है। क्लॉज 17 में आ रहे हैं, जिसकी हेडिंग में क्लास में लिखवाता हूँ कैश लॉसेस। जिसकी हेडिंग में क्लास में लिखवाता हूँ कैश लॉसेस। बहुत सिंपल सा क्लॉज है, बहुत छोटा क्लॉज है। क्या कंपनी ने कोई कैश लॉस इनकर किया क्या? कब? इन दी फाइनेंशियल ईयर या इन दी इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। तो आपको सिर्फ अमाउंट ऑफ कैश लॉस बताना है। क्या बताना है? अमाउंट ऑफ कैश लॉस। स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश लॉस। अगर आपने कोई कैश लॉस, ठीक है, कैश लॉस इनकर किया है पिछले साल में या उसके भी पिछले साल में, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा अमाउंट ऑफ कैश लॉस, ठीक है। तो ये था हमारा क्लॉज नंबर 12, ठीक है। आप लोग प्लीज हेडिंग लिखते जाइएगा, हेडिंग से आप जो है क्लॉजेस को रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज रिलेट नहीं कर पाओगे आप। क्लॉज नंबर 18, क्लॉज नंबर की हेडिंग में डलवाता हूं रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। क्या हेडिंग डलवाता हूं? रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। मैं आपको एक रूल समझाना चाहता हूं, सुनिएगा। क्लॉज 18 की हेडिंग में डलवाता हूं रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। एक रूल मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो रूल आप समझिएगा। मे भी शायद आपने, आपके प्रोफेसर ने, आपके टीचर ने शायद वो रूल बताया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रूल समझाना चाहता हूं। एक सेकंड बस दीजिएगा मुझे। ठीक है, मैं आपको एथिक्स का एक क्लॉज पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। एथिक्स का स्केड्यूल 1 पार्ट 1 और क्लॉज 8 ये बोलता है कि अगर मान लेते हैं कोई कंपनी है और अभी तक उस कंपनी में मिस्टर एक्स कौन था? ऑडिटर था। अभी तक उस कंपनी में मिस्टर एक्स कौन था? ऑडिटर था। इस साल क्या हुआ, करंट ईयर में क्या हुआ? कंपनी ने मिस्टर एक्स को, मान लेते हैं करंट ईयर में क्या हुआ, इस मिस्टर एक्स ने रिजाइन कर दिया। मिस्टर एक्स ने रिजाइन कर दिया और करंट ईयर में कंपनी ने मिस्टर वाई, जो एक ऑडिटर है, जो चार्टेड अकाउंटेंट है, उसको प्रपोजल दिया कि क्या आप हमारे कंपनी की ऑडिट करेंगे? ठीक है। तो रूल ये कहता है कि मिस्टर वाई उस कंपनी की ऑडिट तभी कर सकता है जब वो मिस्टर एक्स से क्या ऑब्टेन कर ले? एनओसी। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये रूल कहता है अगर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से एनओसी ऑब्टेन नहीं करता है और ऑडिट एक्सेप्ट कर लेता है तो ये नॉन कंप्लाइंस माना जाएगा एथिक्स का। तो ये रूल कहता है, ठीक है। एनओसी ऑब्टेन करना पड़ेगा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, ठीक है, कि अगर मैं इस कंपनी की ऑडिट एक्सेप्ट करता हूं कि नहीं करता हूं। देखो रूल क्या कहता है कि मान लेते हैं ये कोई कंपनी है और अभी तक उसमें मिस्टर एक्स क्या था? ऑडिटर था। इतने सालों से मिस्टर एक्स ऑडिटर था। लेकिन इस साल क्या हुआ? मिस्टर एक्स ने क्या किया? रिजाइन कर दिया। मिस्टर एक्स ने क्या किया? रिजाइन कर दिया। और कंपनी ने करंट ईयर में मिस्टर वाई को प्रपोजल दिया, क्या आप मेरे कंपनी की ऑडिट करेंगे? तो मिस्टर वाई ऑडिट तभी कर सकता है, मिस्टर वाई ऑडिट तभी कर सकता है जब वो एनओसी ऑब्टेन कर लेगा। किससे? प्रीडेसेसर ऑडिटर से, मतलब पुराने ऑडिटर से, मतलब मिस्टर एक्स से, ठीक है। ऑब्टेन कर लेगा तभी वो ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो ये क्लॉज कुछ वैसा ही है। वेदर देयर हैज बीन अ रेजिग्नेशन, अगर कोई रेजिग्नेशन है तो क्या ऑडिटर ने उस रेजिग्नेशन का इशू, ऑब्जेक्शन और कंसर्न जो आउटगोइंग ऑडिटर्स ने रेज किया है, क्या उसको कंसीडर किया था कि नहीं किया था? मतलब अगर इस साल आपको कोई रेजिग्नेशन दिखता है, ठीक है,
तो आपने एनओसी तो लिया होगा, वो तो एक प्राइमरी कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है कि आपने उस रेजिग्नेशन का इशू भी देखा होगा, ऑब्जेक्शंस भी देखा होगा, कंसर्न्स भी देखे होंगे। देखो मेरी बात आप समझना बहुत अच्छे से। मैंने क्या बोला कि आपने एनओसी तो ली होगी, आपने एनओसी तो ली होगी, एनओसी के साथ साथ क्या इश्यूज थे, उनके क्या ऑब्जेक्शंस थे और उनके क्या कंसर्न्स थे, आपने इसको भी क्या किया होगा, कंसिडर किया होगा। तो ये आप इसमें रिपोर्ट करोगे। ठीक है, क्लॉज 18 समझ में आया। रूल में फिर से रिवाइज कराऊं, रूल ये कहता है कि कोई अगर नया ऑडिटर है तो उसको पुराने ऑडिटर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा और एनओसी ऑब्टेन करना पड़ेगा कि सर मैं अगर इस क्लाइंट की ऑडिट एक्सेप्ट करता हूं तो क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, बस मैं एक बार सब कुछ चेक कर लूं, सब कुछ ढंग से वर्किंग है कि नहीं। हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक। हेलो हेलो। ठीक है, ओके, सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हमारे 3 क्लॉज बैक टू बैक खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ क्लॉज नंबर 19 पे। इसको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। पहली बात तो इसका मैं नाम लिखवाता हूँ रेशियो। ठीक है, इसका मैं नाम लिखवाता हूँ रेशियो। इस क्लॉज में ये बात की गई है कि क्या ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज, क्या आपको कंपनी के ऊपर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं लगती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एफएम में एक रेशियो पढ़ा होगा, करंट रेशियो, और आइडियली करंट रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1। लेकिन मान लेते हैं कंपनी का करंट रेशियो आता है 0.5:1। तो क्या ये एज पर दी आइडल रेशियो है? नहीं, आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज, ऐसे और भी 2-3 रेशियोज हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज आपको ऐसा लगता है क्या कि कंपनी में कोई मटेरियल लेवल की अनसर्टेनिटी है और कंपनी इज नॉट कैपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो अगर ऐसा है तो आपको क्लॉज नंबर 19 पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। कौन से क्लॉज में? क्लॉज नंबर 19 में रिपोर्ट करना पड़ेगा कि क्या ऑडिटर के हिसाब से कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती है। सर किस चीज की मटेरियल अनसर्टेनिटी? कि कंपनी इज नॉट कैपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटी एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज, यहाँ पे रेशियोज के बेसिस पे आपको कमेंट करना है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्लॉज नंबर 19 मैं डलवाता हूँ रेशियो। आपको रेशियोज के बेसिस पे कमेंट करना है कि क्या कंपनी अपने आने वाले लाइबिलिटीज को मीट कर पाएगी, कैपेबल है मीट कर पाएगी, बस इतना आपको कमेंट करना है। क्लॉज नंबर 20 बात करता है सीएसआर की। क्लॉज नंबर 20 बात करता है सीएसआर की। रफली मैं आपको बता रहा हूँ सीएसआर होता क्या है। जैसे आपने लॉ में पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी रफली मैं आपको बता दे रहा हूँ सीएसआर होता क्या है। और अगर आपको कंटेंट और वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनके भी पेपर्स हैं, उनको हेल्प होगी। ठीक है, तो सर सीएसआर क्या होता है? व्हाट इज सीएसआर? सीएसआर फुल फॉर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता है। ये कहता है, ये कुछ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, कुछ कुछ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। अब अगर वो कंपनी, अब वो थ्रेशोल्ड है, वो सब आप लोग लॉ में पढ़ते हो। ठीक है, अगर वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है तो सीएसआर लग जाता है। अब अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, सीएसआर लग गया, थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया और सीएसआर लग गया, तो फिर इन कंपनी को अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% क्या करना पड़ेगा? सीएसआर एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% सीएसआर एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब सीएसआर एक्टिविटी क्या होती है?
आपने पोवर्टी इरेडिकेशन के लिए कुछ किया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ किया, फ्लोरा फना को प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ किया, ठीक है, आपने शेल्टर होम्स ओपन करा दिए, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको जिक्र बता रहा हूँ कि सीएसआर होता क्या है, ठीक है। अब इसमें दो दो पॉइंट्स हैं। मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपको 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेंस करना ही पड़ेगा, 2%, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 1.5% ही एक्सपेंस आउट किया, मतलब आपका अभी भी 0.5% रिमेनिंग है। 0.5% क्या है, रिमेनिंग है। तो जो भी अनस्पेंट अमाउंट है वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ स्केड्यूल 7 के फंड में। मतलब देखो रूल क्या कहता है कि आपको 2% क्या करना है, सीएसआर एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब हो सकता है कि आपने सिर्फ 1.5% ही किया हो, 0.5% रिमेनिंग हो, तो जो रिमेनिंग वाला पैसा है, जो रिमेनिंग वाला पैसा है वो आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते हो, आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर शेड्यूल 7 वाले फंड में, ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट चला रहे हो, मतलब ठीक है, मान लेते हैं आपने कहा कि सर हम हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, और हॉस्पिटल तो एक दिन में बनता नहीं, हॉस्पिटल 2-3 साल लग जाते हैं बनने में, ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल तो 4-5 साल लग जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ईयर 1 में आपने सिर्फ 1% ही इन्वेस्ट किया हो, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ईयर 2 में हमारा 3% इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 1% ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपने इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन आपको पता है ईयर 2 में 3% इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या है कि यहाँ पे जो भी आपका अनस्पेंट है, अनस्पेंट कितना है, 1% है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अनस्पेंट है वो पैसा आप किसी अलग स्पेशल अकाउंट में डाल दो, मतलब आप उसको अपने बैंक अकाउंट में मिक्स करके नहीं रख सकते हो, आपको उसको अलग से किसी स्पेशल अकाउंट में डालना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, पॉइंट नंबर 1 बात करता है अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, मतलब कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। आप बस क्या करते हो, कुछ भी जैसे गरीबों में खाना बंटवा देना, ठीक है, कुछ भी आप पॉवर्टी पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको 2% इन्वेस्ट करना है, बट आपने 1.5% ही किया, ठीक है। तो जो रिमेनिंग 0.5% है वो आपको शेड्यूल 7 वाले फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब डालना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि जो भी आपका अनस्पेंड अमाउंट है रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ठीक है, मान लेते हैं आप कोई हॉस्पिटल बनवा रहे हो, ठीक है, और हॉस्पिटल में आपको ही पता है कि 2-3 साल लगता है, हो सकता है कि ईयर 1 में उतना खर्चा ना हो, ईयर 2 में ज्यादा खर्चा हो, ईयर 3 में और ज्यादा खर्चा हो। तो आपने क्या किया, ईयर 1 में जितना जरूरी था उतना आपने खर्चा किया, और जितना रिमेनिंग था वो आपने क्या किया, खर्चा नहीं किया, ठीक है। तो जो आपका ईयर 1 का जो भी अनस्पेंड अमाउंट है ईयर 1 का, ठीक है, वो आप क्या करोगे, आप उसको ट्रांसफर करोगे स्पेशल अकाउंट में। ये क्लॉज 20 है, ठीक है, ओके। अब आते हैं लॉस, आई थिंक खत्म हो गया, बस लास्ट क्लॉज है जो है हमारा क्लॉज 21 की, मैं हेडिंग डलवाता हूँ CFS। क्लॉज 21 हेडिंग नहीं डलवाई थी क्या, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा CSR, ठीक है, मैंने हेडिंग नहीं डलवाई, भूल गया मैं, यहाँ पे CSR डाल लीजिएगा। क्लॉज 21 की हेडिंग है CFS, ठीक है। इसको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, लास्ट क्लॉज है, फिर हमारा पूरा कारो खत्म। तो क्लॉज नंबर 21 बात करते हैं CFS के। CFS मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, कारो एप्लीकेबल होता है SFS में। SFS मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कारो एप्लीकेबल नहीं होता है CFS में, ठीक है। SFS में एप्लीकेबल होता है, CFS में एप्लीकेबल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अब सुनिएगा, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसके बहुत सारे बेबीज हैं, ठीक है, उसके बहुत सारे बेबीज हैं, A B C, बेबीज मतलब सारी ग्रुप कंपनीज हैं, कोई सब्सिडरीज है, कोई एसोसिएट है, ठीक है, कोई ज्वाइंट वेंचर है, मतलब ठीक है, बहुत सारे बेबी कंपनी है। अब रिलायंस जब अपना
सीएफएस बनाती है तो इन सबको भी कंसोलिडेट करती है। ठीक है, मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन जनरल बता रहा हूँ, कंसोलिडेट करती है। तो सीएफएस में तो कारो एप्लीकेबल वैसे भी नहीं होता है। ठीक है, कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन जब रिलायंस का जो ऑडिटर होगा, ये बात बहुत आराम से सुनेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अगर नहीं आप नहीं समझोगे तो। जो रिलायंस का ऑडिटर होगा, जो रिलायंस का ऑडिटर होगा, उसको एटलीस्ट इतना तो मेंशन करना पड़ेगा कि उनके ग्रुप कंपनीज में जो रिस्पेक्टिव कंपनीज की कारो रिपोर्टिंग हुई है, जैसे अगर इसकी कारो रिपोर्टिंग हुई होगी तो कोई ये कंपनी है, इसकी भी कारो रिपोर्टिंग हुई होगी, ये भी कंपनी है, इसकी भी कारो रिपोर्टिंग हुई होगी, ये भी एक कंपनी है, इसकी भी कारो रिपोर्टिंग हुई होगी। तो ऐसा हो सकता है कि जब ए की कारो रिपोर्टिंग हुई होगी तो ए के ऑडिटर ने क्लॉज 12 में कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया होगा। जब बी की कारो रिपोर्टिंग हुई होगी तो इसके क्लॉज नंबर 2 में कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया होगा। इसकी कारो रिपोर्टिंग हुई होगी तो इसके क्लॉज नंबर मान लेते हैं 17 में कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया होगा। तो जब रिलायंस का जो ऑडिटर है वो जब अपनी कारो रिपोर्टिंग करेगा तो कारो रिपोर्टिंग में बस इतना मेंशन कर देगा कि जो रिलायंस की जो बेबी कंपनी है, मतलब ए बी सी, उसमें उसके रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स ने क्लॉज 12 में ऑब्जेक्शन रेज किया, क्लॉज 2 में ऑब्जेक्शन रेज किया और क्लॉज 17 में ऑब्जेक्शन रेज किया। बस आप इतना मेंशन कर दोगे। कौन? रिलायंस का ऑडिटर। मैंने क्या बोला? क्लॉज 21 बात करता है सीएफएस की, मतलब कारो एसएफएस में एप्लीकेबल होता है, सीएफएस में एप्लीकेबल नहीं होता है। मान लेते हैं ये रिलायंस की ग्रुप कंपनीज है ए बी सी। ए है सब्सिडियरी, बी है एसोसिएट, सी है जॉइंट वेंचर। तो ए की भी अपनी ऑब्वियसली रिस्पेक्टिव कारो रिपोर्टिंग हुई होगी। मैंने आपको पहले ही समझाया था जब पार्ट 1 जब मैं वीडियो बनाया था, एप्लीकेबिलिटी की बात मैंने किया था। बी भी एक कंपनी है, उसकी भी कारो हुई होगी, सी भी एक कंपनी, उसकी भी कारो रिपोर्टिंग हुई होगी। तो जब ए की कारो रिपोर्टिंग हुई तो उसके ऑडिटर ने क्लॉज 12 में ऑब्जेक्शन रेज किया, बी में क्लॉज 2 में ऑब्जेक्शन रेज किया और सी में क्लॉज 17 में ऑब्जेक्शन रेज किया। तो रिलायंस तो सीएफएस बनाएगा तो ऑब्वियसली उस पर कारो रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन जब जो जो रिलायंस का ऑडिटर है वो अपने कारो रिपोर्टिंग में इतना तो मेंशन करेगा ही, क्लॉज नंबर 21 के अंदर, कि कौन कौन से कंपनी जो जो ग्रुप कंपनीज का पार्ट है, कौन कौन सी कंपनीज में उनके ऑडिटर ने ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो क्लॉज नंबर मेंशन कर देगा बस। तो जो रिलायंस का ऑडिटर है वो एबीसी का नाम लिखेगा और बगल में क्लॉज नंबर मेंशन कर देगा कि कौन कौन से क्लॉजेस में उनके रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स ने ऑब्जेक्शन रेज किया है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको एक बार पढ़ा भी दे रहा हूं। वेदर देयर हैज बीन एनी क्वालिफिकेशन और रिमार्क्स बाय द रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव मतलब यहाँ पे कौन आ गया? रिस्पेक्टिव मतलब कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। क्वालिफिकेशन मतलब कि उनको उस वाले क्लॉज में कोई ऑब्जेक्शन होगा। ठीक है, इन दी कारो। ठीक है, ठीक है, इफ यस अगर है तो इंडिकेटर डिटेल्स एंड द पैराग्राफ नंबर ऑफ द कारो कंटेनिंग द क्वालिफिकेशन। तो ये आपको क्लॉज नंबर 21 में ये कौन करेगा? ये रिलायंस का ऑडिटर करेगा। तो वो बस क्या करेगा? एबीसी का नाम लिख देगा और क्लॉज नंबर लिख देगा और बस एक रेफरेंस दे देगा, बस खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लॉज नंबर 21, जिसकी हेडिंग में डलवाता हूँ सीएफएस। तो ये हमारा कारो यहाँ पे खत्म हो गया। बताइए, आपने इंजॉय किया, आपने सीखा, आपने समझा? एक बार मैं आपको बुक में भी लेके आता हूँ और एक बार वॉक थ्रू करा दे रहा हूँ कि मैंने कोई भी चीज आज की वीडियो में छोड़ी नहीं है। तो मैं आपको बुक से भी एक बार क्लॉज 16 से क्लॉज 21 तक एक बार बस वॉक थ्रू करा रहा हूँ। मैं कुछ आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ बुक से, मैं सिर्फ वॉक थ्रू करा रहा हूँ। और सीआईसी का मैंने आपको रेफरेंस दे दिया था, एक बार आप सीआईसी चाहो तो कहीं स्टिक नोट लगा के लिख भी सकते हो। चलिए जस्ट अ सेकंड, एक बार ओपन हो जाए। बस मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। बस एक बार मैं आपको एक रेफरेंस करा दे रहा हूँ, एक बार एक वॉक थ्रू करा दे रहा हूँ कि हाँ हमने सब सब चीज़ें बुक से कर ली है। देखिए क्लॉज 16 में चारों मैंने पॉइंट बता दिया आपको। क्लॉज 16 अपना हो गया।
क्लॉज 17 में कैश क्लॉजेस समझा दिया मैंने आपको, वो अपना हो गया। क्लॉज नंबर 18 वो रेजिग्नेशन वाला था, वो भी अपना हो गया, समझा दिया मैंने आपको। क्लॉज नंबर 19 रेशियोज वाला था, वो समझा दिया। क्लॉज 20 में 2 पॉइंट से दोनों समझा दिया आपको। क्लॉज 21 में समझा दिया मैंने आपको CFS। ठीक है, पैराग्राफ 4 में क्या लिखा हुआ है मैं समझा दे रहा हूँ। पैराग्राफ 4, रीजंस टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल या क्वालिफाइड आंसर्स। Wherein the auditor's report, the answer to have any of the questions is unfavorable, the auditor's report shall also state the basis। मतलब अगर आप किसी क्लॉज में ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो आपको बेसिस बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि आप क्यों ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो। With the auditor is unable to express an opinion, his report shall indicate such fact together with the reason। मतलब मान लेते हैं मैं किसी क्लॉज की चेकिंग कर रहा था, बट मुझे उसका प्रॉपर आंसर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मुझे प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो मुझे एक अपने रिपोर्ट में बताना पड़ेगा रीजंस क्या क्या हैं और आपको क्या लगता है कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ओपिनियन की। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट है। सबसे पहला कि अगर आपने किसी क्लॉज में ऑब्जेक्शन रेज किया था कि आपको मतलब आपका आंसर एडवर्स था। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मेरा क्लाइंट उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप एक रीजन दोगे कि आपको क्यों ऐसा लगता है वो फॉलो नहीं कर रहा है। क्लॉज नंबर 2 में अगर आप किसी एविडेंस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो तो आपको ये भी बताना पड़ेगा क्या क्या रीजन है। ठीक है, और आपको क्या लगता है। बस ये 2 पॉइंट है। चलिए, कारो मेरे एंड से खत्म हो गया है। इन केस कुछ आपके डाउट्स हो आप मुझे बताइएगा। चलिए, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक बस मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपनी फीडबैक वीडियो में कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इस वाली वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट रिवीजन आप किसका चाहते हो। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।